हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कुछ वर्षों में जो आपके प्रश्न देखने को मिले हैं आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल के साथ, ताकि अगर आने वाले समय में जो आपके प्रश्न बने उनसे रिलेटेड या उनसे और गहराई से पूछे गए हों तो भी आप उनको आराम से सॉल्व कर पाएं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना काफ़ी नहीं है। तो लगातार हम सेशन ला रहे हैं आपके, और ये आपका DSSB है, आपका UGC नेट है, उसके साथ साथ LT ग्रेड है, TGT PGT है, सभी को हम कवर कर रहे हैं। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वहाँ जाके आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि कई बार क्या है कि आपको एक ट्रेंड का पता चलता है कि एग्जामिनर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अक्सर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे 1-2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो एक तरीके से आपको एनालिसिस करने में एक तरीके से इजी हो जाता है पीवाईक्यू सॉल्व करके। और दूसरी बात यह है कि कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार UGC नेट में पूछे गए प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको देखने को मिलते हैं, कहीं उनसे पूछे गए प्रश्न आपके UGC नेट में देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस कुछ भी नहीं है इसमें। सो चलिएगा, देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको प्राप्त हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सो क्वेश्चन पहला है आप सभी के सामने, और देखिए और मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किन परीक्षणों का प्रयोग अप्राचलिक विधि में होता है। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से किन परीक्षणों का प्रयोग अप्राचलिक विधि में होता है। आपके ऑप्शंस हैं काई वर्ग परीक्षण, B है T परीक्षण, C है मध्यांक परीक्षण और D है A परीक्षण। ठीक है, बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बताइएगा, कोड भी नीचे दिए हैं, आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं 4 में से। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका काई वर्ग परीक्षण और है मध्यांक परीक्षण, यानी ऑप्शन A एंड ऑप्शन जो C है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो AC है आपके ऑप्शन A में, तो A आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो देखिएगा जो आपका है अप्राचलिक विधियों में काई वर्ग परीक्षण और मध्यांक जो परीक्षण है इनका उपयोग होता है। और इसके विपरीत बात करें तो आपका T टेस्ट है, F टेस्ट है, ये आपके मतलब प्राचलिक परीक्षणों के उदाहरण हैं। और हमसे क्या पूछा गया था आपका, ये देखिएगा अप्राचलिक पूछा गया था। ठीक है, तो अगर मतलब कभी क्वेश्चन आए कि प्राचलिक के उदाहरण कौन से हैं तो आपका T परीक्षण है और आपका F परीक्षण है। ठीक, यहाँ पे काई वर्ग परीक्षण की बात करें तो ये एक गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग श्रेणीबद्ध चर के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर मध्यांक परीक्षण की बात करेंगे तो ये भी एक गैर पैरामेट्रिक आपका परीक्षण है जो समूहों के माध्य के बजाय माध्यिका की तुलना करता है। ठीक है, तो ये आपका अंतर इसमें होता है। T परीक्षण की बात करेंगे तो ये एक पैरामेट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग 2 समूहों के माध्य की तुलना के लिए किया जाता है। और F परीक्षण की बात करें तो ये भी पैरामेट्रिक परीक्षण है जो विश्लेषण के विचरण में उपयोग होता है। सो याद रखिएगा ये जो टर्म्स आपके दिए हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो डिफिनेशन दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, डैश 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 परिभाषित किया गया है कि सारणीय तथ्यों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी परिभाषित किया गया है कि सारणीय तथ्यों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना है। सो आपके ऑप्शंस हैं जहोदा, B है आपका इल्हानसे, C है कॉर्नर और D है बोटोमोर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
सो यहाँ बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एल्हांसे। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च रिपोर्टिंग। ठीक, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि 3 ऑप्शन तो कम से कम आपको दिखे ही। अनुसंधान रिपोर्टिंग में विवेचना अनुभाग में केंद्रित होती है। तो अनुसंधान रिपोर्टिंग में जो आपकी विवेचना अनुभाग है वो केंद्रित होती है, ये आपसे पूछा गया है। यानी रिसर्च रिपोर्टिंग द डिस्कशन सिलेक्शन इज फोकस्ड ऑन। आपके ऑप्शंस हैं अनिर्मित आंकड़े प्रस्तुत करना, बी है अध्ययन में प्रयुक्त अनुसंधान विधियों का वर्णन करना, सी है आपका परिणाम की व्याख्या करना और वर्तमान साहित्य से उसकी तुलना करना, और डी है अध्ययन के उद्देश्यों का सारांश। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इसका बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। सो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी परिणाम की व्याख्या करना और वर्तमान साहित्य से उसकी क्या करना, एक तरीके से तुलना करना, कंपेयर करना एक तरीके से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अनुसंधान रिपोर्टिंग में विवेचना अनुभाग मुख्य रूप से शोध से प्राप्त परिणामों की व्याख्या और शोध परिकल्पना का समर्थन या खंडन करने पर आधारित होता है। ठीक, इसमें शोध के निष्कर्षों का महत्व समझाना, उनके अप्रत्याशित या गहन जो परिणाम हैं उन पर डिस्कशन करना, जो पिछली मान्यताएं हैं उनके साथ क्या करना, कंपेयर करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट तैयार करना अनुसंधान का कौन सा चरण है। अगर रिपोर्ट राइटिंग जो है ये इज विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी रिपोर्ट तैयार करना अनुसंधान का कौन सा चरण है। ठीक है, कौन सा स्टेज है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर अंतिम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट राइटिंग, सो सिंपल है, कौन सा है आपका, लास्ट है, अंतिम है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आपका अंतिम माना जाता है। बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा रिपोर्ट तैयार करना अनुसंधान प्रक्रिया का लास्ट चरण है, अंतिम है। इस चरण में किए गए शोध के सभी जो निष्कर्ष हैं, विश्लेषण हैं और जो प्राप्त परिणाम हैं उनको व्यवस्थित और संरचित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि स्पष्ट हो सके कि शोध क्यों किया गया है और क्या परिणाम उसके मिले हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, खाना पकाने के उपयोग किए जाने वाले घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जब खाना पकाया जाता है उसमें जो गैस होती है सिलेंडर में वो कौन सी गैस भरी जाती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है प्रोपेन, सी है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जिसे कहते हैं, एलपीजी ठीक है शॉर्ट में, और डी है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। तो इजी है, सबके घर में उपयोग होता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन सी गैस भरी होती है उस सिलेंडर में। बताइएगा आंसर क्या होगा। सो सिंपल सा आंसर है इसका, कौन सा है आपका, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से आपका एलपीजी भरी जाती है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है। तो कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखिए कौन कौन सी गैस इसमें होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोकार्बन गैसें हैं जिनका उपयोग खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरत के लिए किया जाता है। एलपीजी की बात करें तो हमने यहाँ कहा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस से मिश्रण होती हैं। ये सारी चीजें हमने बात कर ली हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए गंध की जो बात हुई है, एलपीजी स्वाभाविक रूप से गंधहीन होती है, इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल मैकैप्टन जैसी गंधयुक्त जो गैसें होती हैं वो मिलाई जाती हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इसका रिसाव हो रहा है कि नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट रेफ्रिजरेटर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सी है अमोनिया और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, जब हम लोग शॉर्ट्स डालते हैं, शॉर्ट्स के थ्रू कई सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं,
तो वो जो चीज़ें हैं उसकी आप स्क्रीनशॉट नहीं निकाल पाते क्योंकि साइड पे सब कुछ लिखा रहता है इस वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ, इनकी जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपका पम्पलेट्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ से आपको जो चीज़ें आप शॉर्ट्स के माध्यम से केवल देखते हो दूर से, वो आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उस तरीके से हो सकता है आप ठीक से ना पढ़ पाते हो, ठीक है। और उस तरीके से होगा कि आपके पास इमेजेस रहेंगी तो उनको पढ़ के आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। सो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए, फ्रिज वगैरह में जो आपका, तो वो आपका कौन सा गैस है, काफी खतरनाक गैस है ये भी, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक। चलिए, सो क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 15 मार्च, बी है 24 मार्च, सी है 15 दिसंबर एंड डी है आपका 24 दिसंबर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सो यहाँ बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा 24 दिसंबर, ठीक है। लेकिन जो आपकी आंसर की लिखी हुई है उसमें आपका 15 मार्च दिया हुआ है। अब एक्चुअल में कन्फ्यूज़न कहाँ पे है, 15 मार्च तो होगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो आपका आंसर होगा 24 दिसंबर, ठीक। और अगर पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस, जब विश्व की बात होगी तब आपका होगा 15 मार्च, ठीक। तो यानी अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोला जाएगा तो आपका जो आंसर है वो है आपका 24 दिसंबर, और विश्व उपभोक्ता दिवस कहा जाएगा तो है आपका 15 मार्च। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि जो आंसर की है उसमें तो 15 मार्च दिया है, बट इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर होना चाहिए वो 24 दिसंबर ही होना चाहिए, ठीक है। सो देखिएगा, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, एक्ट है, वो पारित किया गया था इस वजह से। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता की सीमा तक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर कर सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 10 लाख, ठीक है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक और 10 करोड़ के ऊपर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता की सीमा तक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर कर सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे आंसर की में आपका 10 लाख दिया हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे थोड़ा सा 50 लाख से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ के बीच में जो आपका होता है चीज़ उसमें होता है, बट यहाँ पे 10 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी हम कह सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है इसके। तो हालांकि आंसर की में जो है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है थोड़ा सा। तो इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख से अधिक है, जो कि वहाँ पे आपका 10 लाख दिया है, लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर कर सकता है। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक। तो यह आयोग के वित्तीय क्षेत्राधिकार पर आधारित हो, जो इन मामलों की वित्तीय सीमा क्या करता है, निर्धारित करता है और इनकी सुनवाई भी कर सकता है। तो यानी 50 लाख की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका शिकायत के लिए जिला आयोग मामलों को संभालता है, और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा की बात की जाए तो राष्ट्रीय आयोग के पास ये अधिकार होता है। तो जिला आयोग मामले को संभालता है जब आपका 50 लाख है, और 2 करोड़ तक के मामले आपका राष्ट्रीय आयोग संभालता है। तो मतलब संभालते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कौन सी नियामक संस्था स्थापित की गई है। सो आपके ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस हैं आपके उपभोक्ता मामले प्राधिकरण CAA, बी है उपभोक्ता संरक्षण परिषद आपका CPC, सी है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA एंड डी है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कौन सी नियामक संस्था स्थापित की गई है,
सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, ठीक है, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो है आपका 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA एक नियामक संस्था की स्थापना की गई और इसका जो गठन है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जो अनुचित व्यापार है उनको रोकने के लिए, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए, इस सब के लिए ये किया गया है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। फोम किस प्रकार का कोलाइडल मिश्रण या फैलाव है? आपके ऑप्शंस हैं तरल में तरल, बी है तरल में ठोस, सी है ठोस में तरल एंड डी है तरल में गैस। तो फोम किस प्रकार का कोलाइडल मिश्रण या फैलाव है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर है वो है तरल में गैस। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानें तो फोम एक कोलाइडल फैलाव है जिसमें गैस किसी द्रव या ठोस में फंसी या फैली हुई होती है। ठीक, जैसे तरल फोम की बात करें तो आपका शेविंग क्रीम, साबुन के बुलबुले, और ठोस फोम की बात करें तो स्पंज वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पायसी कारक उभयचर अणु होते हैं और इनमें अपचयन की क्षमता होती है एंड आपके ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव, बी है चिपचिपापन, सी है तापमान और डी है उपरोक्त सभी, या मतलब ऊपर के सभी। तो पायसी कारक उभयचर अणु होते हैं और इनमें अपचयन की क्षमता होती है। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका पृष्ठ तनाव। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य संरक्षण प्रक्रिया में ब्लीचिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो खाद्य संरक्षण प्रक्रिया में जो ब्लीचिंग है उसका जो प्राइमरी जो आपका एक तरीके से पर्पस है वो क्या है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है नमी को हटाना, बी है खाद्य पदार्थों को पकाकर नरम करना, सी है अपघटनकारी एंजाइमों को निष्क्रिय करना एंड डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। मैं यहाँ अगर बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपघटनकारी एंजाइमों को क्या करना? निष्क्रिय करना, ताकि जो उनकी क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है वो एक तरीके से बनी रहे। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो इसका जो मेन पर्पस है वो आपके फल और सब्जियों में जो आपके एंजाइम हैं उनको निष्क्रिय करना, ताकि भंडारण के दौरान जो उनकी क्वालिटी है यानी उनका रंग, स्वाद, जो टेक्सचर, बनावट है वो खराब कर देते हैं। तो इस वजह से तो इस बात को कुछ देर उबलते पानी या भाप के संपर्क में रखकर फिर तेजी से क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है ब्लीचिंग क्या है, तो मतलब एक तरीके से पहले आपको थोड़ा सा गर्म करना रहता है, देन उसके बाद उसको ठंडा करना रहता है। तो एंजाइमों को ये एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे भोजन की जो गुणवत्ता है वो समय के साथ बनी रहती है। तो ये याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बेकिंग प्रक्रिया में फर्स्ट प्रूफिंग क्या संदर्भित करता है? बेकिंग की प्रक्रिया में जो आपका फर्स्ट प्रूफिंग है वो क्या संदर्भित करता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं सामग्री का मिश्रण बनाना, बी है गूंदे आटे दिया हुआ था में आपका भरावन भरना, और यहाँ पे उच्च तापमान पर पकाना, और गूंदे आटे को उठाने के लिए, ये आटा है। ठीक है, आटे। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका था 13। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन डी, गूंदे आटे को उठाने के लिए, आटे। ठीक, यहाँ आटे होगा, ऑप्शन डी। तो बेकिंग में पहली प्रूफिंग का मतलब होता है आपका आटे के पूरे बैच का आपका थोक किण्वन या पहली बार फूलना, जब उसे मिलाया जाता है या गूंदा जा चुका है।
तो लेकिन उसे आकार देने से पहले ये होता है। तो इस चरण के दौरान क्या होता है, खमीर आटे में मौजूद जो शर्करा है उसको किण्वित करता है और जिससे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस एक तरीके से बनती है, जिससे आटा फैलता है या एक तरीके से फूलता है और इस प्रोसेस में स्वाद विकसित होता है और ग्लूटेन नेटवर्क आपका एक तरीके से मजबूत होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, रक्त शर्करा प्रबंधन हेतु बेहतर विकल्प के रूप में मोटा अनाज का चयन करते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ऑप्शंस हैं उच्च, बी है आपका मध्यम, सी है आपका कम एंड डी है आपका चर यानी वेरिएबल। सो रक्त शर्करा प्रबंधन हेतु बेहतर विकल्प के रूप में मोटा अनाज का चयन करते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बताइएगा। सो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, लो होता है यानी कम होता है। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। सो यहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है कि बाज़ारों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई कम से क्या होता है, एक तरीके से मध्यम होता है, ठीक है, लो से आपका एक तरीके से मीडियम। तो आमतौर पर लगभग 50 से 55 के बीच ये होता है, जो उन्हें रक्त शर्करा के प्रबंधन के लिए एक अच्छा ऑप्शंस हो जाता है। इनका कम जीआई, उच्च फाइबर, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर पाचन को ये क्या कर देता है, एक तरीके से स्लो कर देता है और रक्त शर्करा में धीरे धीरे ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। जबकि सफ़ेद जो चावल या रिफाइंड गेहूं की बात करें, जैसे जिसमें आपका एक तरीके से हाई जीआई होता है, वो जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनमें ऐसा नहीं पाया जाता और यह रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि को रोकने में हेल्प करता है और समग्र रक्त शर्करा एक तरीके से कंट्रोल को भी एक तरीके से बेहतर बनाता है। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट है आपका पहचान बनाम पहचान भ्रांति। एरिक्सन सिद्धांत की 5वीं विकासात्मक अवस्था है जो व्यक्ति डैश उम्र में अनुभव करता है। तो अगर आपने एरिक्सन थ्योरी पढ़ी हो तो उनकी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। मैंने इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, हमारी थ्योरी क्लासेस भी हुई हैं। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस देख लेंगे तो एक तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एरिक्सन महोदय जी के बारे में। सो आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं आपके पूर्व पाठशाली, बी है आपके नवजात शिशु, सी है आपका किशोरावस्था एंड डी है वयस्क अवस्था। सो अलग अलग स्टेजेस में बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर उसे एक तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट मिले तो पॉजिटिव आउटकम आता है, अदरवाइज निगेटिव आउटकम की ओर बच्चा जा सकता है। तो कई सारी दुविधाएं होती हैं अगर बेसिकली बात करें तो। सो क्वेश्चन जो 15 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। एडोलसेंस में ये चीज़ होती है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है कि आखिरकार मेरा आना क्या है, मतलब मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या बनना है, ये थोड़ा सा खोजने की ओर ज़्यादा फोकस करता है। सो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट। तो ये जो है ये एरिक्सन का जो 5th स्टेज है यानी 5वां ये चरण है, पहचान बनाम पहचान भ्रम। तो ये किशोरावस्था के दौरान होता है। आमतौर पर अगर बात करें तो 12 से 18 वर्ष की जो एज है उसमें होता है और यहाँ पे ये व्यक्ति स्थिर पहचान बनाने के लिए अपनी आत्मभावना, अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो विश्वास हैं, उनको एक तरीके से विकसित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ब्रॉनफेन-ब्रेनर की पारिस्थितिकी जो आपका सिद्धांत है, ये वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति रहता है। संरक्षण वह है जिसमें व्यक्ति का परिवार, मित्र, स्कूल एवं पास पड़ोस सम्मिलित हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं आपके एक्सो सिस्टम, बी है माइक्रो सिस्टम, सी है माइक्रो सिस्टम और डी है मीजो सिस्टम। तो अगर आप इनके बारे में जानते हैं डिटेल में तो आपको पता होगा इनके बारे में। क्वेश्चन जो 16 है इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी माइक्रो सिस्टम। हालांकि सी एंड डी यहाँ पे कंफ्यूजन का मेन है कि मीजो कुछ लोग कहते हैं और माइक्रो भी कहते हैं, बट बेसिकली ज़्यादा जो आपका है वो आपका माइक्रो सिस्टम होना चाहिए, ठीक। सो जो आपके हैं
फेनब्रेनर, ये जो आपके पारिस्थितिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, इन्होंने माइक्रो सिस्टम किसी व्यक्ति के लिए सबसे तात्कालिक सेटिंग है और इसमें आपका जो परिवार है, जो आपके सहकर्मी हैं, स्कूल और जो आपके पास पड़ोस हैं, वो सारी चीज़ इसमें सम्मिलित रहती हैं। तो याद रखिएगा माइक्रो सिस्टम होता है। और हालांकि मैंने आपसे कहा कि सी एंड डी में कन्फ्यूज़न है, बट बेसिकली जो आंसर होगा वो आपका सी ही होगा, माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा डैश 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 वर्ष में की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बाल अधिकारों की घोषणा है वो किस वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना है। सो आपके ऑप्शंस हैं आपके 1972, बी है 1969, सी है 1959 एंड डी है 1962। तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकारों की जो घोषणा है वो किस ईयर की गई थी। सो यहाँ बात करें इसके करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो ऑप्शन जो सी है 1959, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आपका बाल अधिकारों की घोषणा है उसका वर्ष मैंने आपको बताया 1959। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो आपका महासभा है उसके द्वारा आपका 20 नवंबर 1959 को अपनाई गई थी। सो इसका आपका फर्स्ट भी याद रख लीजिएगा, कौन सा नवंबर, 20 नवंबर। कई बार आपका पूरी तरीके से पूछ लेता है, आगे की डेट भी आपको याद होनी चाहिए किस मंथ में। तो ये घोषणा बच्चों के जो अधिकार हैं उनके कल्याण की रक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है और यह 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाने के लिए आधार बनी, जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इम्पॉर्टेंट तो वैसे सारे ही क्वेश्चन हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका 18, पोक्सो जो आपका अधिनियम है, जो एक्ट है, वो पारित हुआ। तो आपका जो पोक्सो अधिनियम है वो किस ईयर पारित हुआ, 2015, 2012, 2002 या फिर 2022। तो इस एक्ट के बारे में तो आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग परिचित ही होंगे, बहुत कम ही ऐसा होगा जिनको इस एक्ट के बारे में ना ही पता हो। सो ये जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका 2012। ठीक है, सो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये जो आपका पोक्सो अधिनियम है 2012 में पारित हुआ था और ये जो एक्ट है ये बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसे 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया था। तो आगे की भी डेट याद रख लीजिएगा, जबकि इसे 14 नवंबर 2012 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो लागू करने की भी डेट याद रखिएगा, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है, परामर्श की प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से चलती है जब परामर्शदाता एवं क्लाइंट के मध्य प्रभावी संचार डैश 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 तथा सहयोग का विकास हो। आपके ऑप्शंस हैं ए स्वभाव, बी है व्यवहार, सी है विश्वास एंड डी है संवेग। तो परामर्श की प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से चलती है जब परामर्शदाता एवं क्लाइंट के मध्य प्रभावी संचार डैश 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 तथा सहयोग का विकास हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, संचार के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विश्वास, ट्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा, विश्वास है, सहानुभूति है, पारस्परिक सम्मान है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो मध्य प्रदेश की परंपरागत साड़ियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश की जो परंपरागत साड़ियाँ हैं, अगर आपको उनका नाम पता है, आपके ऑप्शंस हैं गढ़वाल एवं धर्मावरम, बी है धर्मावरम एवं महेश्वरी, सी है चंदेरी एवं गढ़वाल एंड डी है चंदेरी एवं महेश्वरी। तो मध्य प्रदेश की जो परंपरागत साड़ियाँ हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका चंदेरी एवं महेश्वरी। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक जो साड़ियाँ हैं वो आपकी महेश्वरी हैं, ठीक है, और आपका चंदेरी है।
और महेश्वरी साड़ी अपने ज्यामितीय डिज़ाइन और राजश्री वैभव के लिए जानी जाती है, जबकि अगर हम चंदेरी साड़ी की बात करें तो ये हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और महीन बुनाई के लिए क्या की जाती है, प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो महेश्वरी की बात करें तो मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर में बनती है और अपने खास धागे और बुनाई के लिए जानी जाती है। इनकी खासियत इनकी लंबाई में समानांतर चलने वाली जो 5 धारियां और विशिष्ट ज्यामितीय डिज़ाइन है इसके लिए, और इन्हें कपास और रेशम दोनों फैब्रिक में बनाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। काफ़ी चीज़ें आपको महेश्वरी जो आपकी साड़ियाँ हैं उसके बारे में पता चल गई। अब अगर हम चंदेरी की बात करें स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में बनती है और रेशम और सूती धागों के संयोजन से बुनी जाती है और ये हल्की, मुलायम और पारदर्शी होती है। तो ये इनकी क्वालिटी है, विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन और हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगी। फिलहाल जितनी भी चीज़ें आज हम सेशन में हमने स्टडी की हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा अगर आप चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही सेशन में लाती रहूं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।